चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये 4 काम पत्नी को पति से पहले नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मार्मिक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के एक त्रिया चरित्र की कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि आखिर वे कौन से 4 काम हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को पति से पहले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये चारों ही काम मैं आप लोगों को कहानी के अंत में बताऊंगा, परंतु उससे पहले मेरा आप सभी दर्शक भाइयों से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि अगर आप कहानी को पूरा नहीं सुनोगे तो आपको इस कहानी का कोई भी सार प्राप्त नहीं होगा। और कहते हैं कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, आइए आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेलापुर नामक एक गांव में एक सेठ रहा करता था। अब सेठ के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ का अभी तक विवाह नहीं हुआ था और उस सेठ के जो माता पिता थे वो बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे। दोस्तों, अब सेठ अपने घर में अकेला ही रहा करता था। इसी वजह से सेठ सोचता था कि मेरे पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं है, परंतु अब मेरी उम्र भी ढलती जा रही है, मुझे विवाह करना चाहिए। दोस्तों, अब यह सोचकर सेठ अपने घर एक पंडित जी को बुलाता है। अब पंडित जी को बुलाने के बाद में सेठ पंडित जी से अपने विवाह के बारे में प्रस्ताव रखता है और पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आप अपने हिसाब से कोई रिश्ता देखिए जो हमारे मुकाबले बराबर हो। दोस्तों, अब इस तरह से वह पंडित सेठ के लिए एक दूसरे गांव में अच्छा सा रिश्ता देख लेता है। अब वह पंडित सेठ से आकर जब उस रिश्ते के बारे में बताता है तो सेठ अपने होने वाली पत्नी को देखने के लिए उसकी गांव में चला जाता है। दोस्तों, अब सेठ उस स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। विवाह होने के बाद में सेठ अपनी धर्म पत्नी को अपने घर के सारे कामकाज को सौंप देता है। दोस्तों, वह जो सेठ था वह अक्सर अपने कामकाज में बहुत व्यस्त रहा करता था। उसे अक्सर शहर जाने का काम पड़ता रहता था। दोस्तों, एक दिन विवाह के काफी दिन होने के बाद सेठ अपनी नई नई पत्नी से शहर जाने के लिए कहता है। सेठ कहता है कि हे प्रिय, मुझे किसी काम के लिए शहर को जाना है, परंतु मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा। भला मैं तुमको अकेला छोड़कर किस तरह से जा सकता हूं। दोस्तों, अब सेठ की जो पत्नी थी वह सेठ से जाने के लिए मना नहीं करती है। सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि आप निसंकोच होकर जाइए, आपको हमारी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर सेठ शहर की तरफ अपने किसी काम के लिए चले जाता है। दोस्तों, अब सेठ को इस तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं। जब 3-4 दिन बाद सेठ वापस आता है तो अपनी पत्नी के लिए सेठ शहर से काफी नए नए तोहफे लेकर आता है, नए नए वस्त्र लेकर आता है। दोस्तों, अब इस तरह से सेठ के इस प्रेम को देखकर सेठ की पत्नी सेठानी भी बहुत खुश होती है। दोस्तों, इसलिए अक्सर सेठ शहर जाया करता था और अपनी पत्नी के लिए नए नए उपहार लाया करता था। दोस्तों, अब विवाह के कई महीने बीत चुके थे। एक दिन वापस सेठ अपनी धर्म पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मुझे वापस शहर को एक काम पड़ा है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं कम से कम 10-20 दिनों के लिए शहर जा सकता हूं। खैर, मुझे तुम्हें छोड़कर अकेला जाने का मन तो नहीं कर रहा, परंतु
यह मेरी मजबूरी है। दोस्तों, अब सेठ के ऐसे कहने पर सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, आप निसंकोच होकर जाइए, आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप हमें शहर से कभी कभी संदेश भेज दीजिए कीजिएगा और उन संदेशों को देखकर हम अपने मन को संकोच कर लेंगे। दोस्तों, अब इस तरह से कहकर सेठ अपनी पत्नी को छोड़कर शहर की तरफ चला जाता है। श्रोताओं कहते हैं कि अगर नया नया विवाह हुआ हो या फिर आसमान काले बादलों से ढका हो, रात अंधेरी हो, तो ऐसे समय में पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अब वह सेठ अपनी पत्नी को छोड़कर शहर की तरफ चला जाता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं। सेठानी को भी अपने पति की बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, सेठानी की उम्र अभी जवान अवस्था ही थी। दोस्तों, इसी कारण सेठानी हमेशा अपने सेठ अपनी पत्नी को याद किया करती थी, परंतु सेठ के संदेश सेठानी को आ जाया करते थे। अब सेठ के द्वारा मिले गए संदेशों को देखकर सेठानी अपने मन को तो संकोच कर लेती है, परंतु उसके मन की आपूर्ति नहीं होती है। दोस्तों, अब एक दिन सुबह सुबह सेठानी अपने कक्ष में आराम कर रही थी। तभी सेठानी के घर के बाहर एक चूड़ी वाला चूड़िया चूड़िया करते हुए आता है। दोस्तों, जैसे ही सेठानी उस चूड़ी वाले की आवाज को सुनती है तो सेठानी भगकर घर से बाहर जाती है और घर से बाहर निकलकर जैसे ही उस चूड़ी वाले को देखती है तो सेठानी उस चूड़ी वाले को देखकर देखती ही रह जाती है। दोस्तों, उसके बाद में वह सेठानी उस चूड़ी वाले को अपने घर की तरफ बुलाती है और चूड़ी वाले से कहती है कि क्या तुम वाकई में चूड़ियां बेचते हो। दोस्तों, तभी वह चूड़ी वाला सेठानी की बात को सुनकर सेठानी से कहता है, हाँ, मैं चूड़ियां ही बेचता हूं। दोस्तों, अब इतना कहकर सेठानी उस चूड़ी वाले को अपने घर के भीतर ले जाती है। घर के भीतर ले जाने के बाद चूड़ी वाला सेठानी से कहता है, बताइए आपको किस रंग की और किस तरह की चूड़ियां पहननी हैं। दोस्तों, तभी वह सेठानी उस चूड़ी वाले से कहती है, जैसी तुम्हें पसंद हो तुम वैसी ही चूड़ियां हमें पहना दो, क्योंकि आज हम तुम्हारी ही पसंद की चूड़ियां पहनने वाले हैं। दोस्तों, अब सेठानी की ऐसी बातों को सुनकर वह चूड़ी वाला समझ जाता है। अब इस तरह दोनों में आंखों ही आंखों में प्रेम हो जाता है। श्रोताओं, इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन आसमान काले बादलों से ढका हो, रात अंधेरी हो और नया नया विवाह हुआ हो, तो इस समय में कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब इस तरह से उस सेठानी और उस चूड़ी वाले के बीच प्रेम हो जाता है। अब तो रोज रोज वह चूड़ी वाला सेठानी से मिलने के लिए सेठानी के घर तक आने लगता है। दोस्तों, अब इस तरह से काफी दिनों तक चलता है। सेठ तो घर था नहीं और सेठ के आस पड़ोस के लोगों को भी अब तो उस चूड़ी वाले पर शक होने लगा था। दोस्तों, अब एक दिन सेठ अपनी पत्नी के लिए एक संदेश लिखता है, जिसमें सेठ लिखता है कि बहुत जल्द मैं घर आने वाला हूं और तुम्हें कौन से उपहार चाहिए तुम मुझे पहले ही बता दो। श्रोताओं, जब सेठानी सेठ के उस संदेश को पढ़ती है तो पढ़कर उस संदेश को फाड़ देती है और सेठ के इस संदेश का सेठानी कोई भी जवाब नहीं देती है। दोस्तों, अब अपने जवाब को ना मिलने पर सेठ थोड़ा चिंतित हो जाता है। सेठ सोचता है कि क्या पता कहीं मेरी पत्नी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, आखिर मुझे उनका जवाब क्यों नहीं मिला। दोस्तों, अब इस तरह सोचकर एक दिन सेठ एक बोरी में अपनी पत्नी के लिए अपने मन चाहे उपहारों को भरकर अपने गांव आ जाता है। दोस्तों, गांव आते ही सेठ सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता है। जैसे ही सेठ सेठानी को अपनी आंखों के सामने देखता है तो सेठ का मन थोड़ा धैर्य पा लेता है, परंतु सेठानी
अब अपनी आंखों के सामने सेठ को देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। दोस्तों, जैसे ही सेठानी सेठ को देखती है तो सेठ को देखकर अपने मुंह को मोड़ लेती है। थोड़ी ही देर बाद सेठ सेठानी से कहता है, अरे सेठानी, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे उपहार लेकर आया हूं। क्या तुम मुझसे वाकई में गुस्सा हो जो तुम बोल नहीं रही? दोस्तों, अब सेठ की इस बात को सेठानी बिल्कुल अनसुनी कर देती है। श्रोताओ, थोड़ी देर बाद सेठानी भोजन बना लेती है। अब भोजन बनाने के बाद में सेठ सेठानी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब मान भी जाओ, काफी समय हो चुका है, क्या हमें भोजन नहीं खिलाओगी? दोस्तों, अब सेठ की इस बात को भी सेठानी अनसुनी कर देती है और सेठ खुद ही एक थाली में अपना भोजन लेकर खा लेता है। दोस्तों, अब उस रात सेठ खाना खाने के बाद अपने एक मित्र से मिलने के लिए चला जाता है। जब सेठ अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है तो सेठ का मित्र सेठ से कहता है कि हे भाई, जब तुम शहर में थे तो तुम्हारे घर रोज रोज एक चूड़ी वाला आया करता था, और अब तो गांव में भी तुम्हारी पत्नी और उस चूड़ी वाले के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, जैसे ही सेठ अपने मित्र से इस बात को सुनता है तो सेठ समझ जाता है कि हां, तो यही बात है जिस वजह से मेरी पत्नी मुझसे बोल नहीं रही, मुझसे बात नहीं कर रही, क्योंकि मेरे आने से अब उसका काम बिगड़ा है। दोस्तों, अब दूसरे ही दिन सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, अब तुम चाहे मुझसे बोलो या ना बोलो, मैं तो वापस शहर को जा रहा हूं, क्या अभी भी नहीं बोलोगी? दोस्तों, अब जैसे ही सेठानी सेठ के मुख से शहर जाने की बात को सुनती है तो सेठानी के मुंह में खुशी आ जाती है, आंखों में हलचल आ जाती है। सेठानी सेठ से कहती है, क्या सच में आप शहर जा रही हो, हमें अकेला छोड़कर? दोस्तों, फिर सेठ कहता है, हां, मैं शहर जा रहा हूं और मुझे शहर में कुछ काम है। दोस्तों, तभी सेठानी सेठ से कहती है, जाइए, परंतु एक बात का ख्याल रखना, आते समय हमारे लिए कुछ तोहफे जरूर लेते आइएगा, और हां, जब भी आप आओ तो आने से पहले बताकर आना। दोस्तों, उधर सेठ अपने मन ही मन में सोच रहा था कि आज तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना है। श्रोताओ, अब इस तरह से कहकर सेठ अपने घर से अपने किसी दोस्त के पास चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद सेठ उस चूड़ी वाले और अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। अब अपने घर आते ही सेठ देखता है कि वह चूड़ी वाला उसकी पत्नी के पैरों पर सोया हुआ है और उसकी पत्नी सेठानी उस चूड़ी वाले के माथे में बालों को सहला रही है। दोस्तों, अब अपनी पत्नी और उस चूड़ी वाले को एक साथ देखकर वह सेठ अपनी एक तलवार को निकालता है और अपनी एक तलवार से सबसे पहले सेठ उस चूड़ी वाले के सिर को काट देता है। उसके बाद में अपनी पत्नी के सिर को काट अपने खुद के सिर को भी कलम कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी अगर आसमान में काले बादल छाए हो, रात में अंधेरा हो या कोई स्थान अकेला हो, सुनसान हो, तो ऐसे स्थानों पर अपने अपनी पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन से 4 काम हैं जो एक पत्नी को अपने पति से पहले कदापि नहीं करने चाहिए। श्रोताओ, कहते हैं कि कभी भी एक स्त्री को सबसे पहला काम अपने पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से पहले भोजन करती है तो वह हमेशा नरक को ही प्राप्त करती है। दूसरा, कभी भी एक स्त्री को अपने घर आए मेहमान से अपने पति से पहले वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा है
कहते हैं कि एक घर की सच्ची गृहिणी स्त्री को ही माना जाता है और एक स्त्री को कभी भी अपने घर आए किसी भी मेहमान या फिर किसी भी मनुष्य व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथा है, कभी भी एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति से पहले दान और कर्म नहीं करने चाहिए। श्रोताओ, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के साथ ना होकर अकेले दान कर्म करती है तो उसका उसे पुण्य फल नहीं मिलता है। श्रोताओ, तो यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारी इस कहानी को अंत तक देखा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।